नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय नयन आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम यूपी पीसीएस यूपीएससी की जो इतिहास की आधुनिक भारत की सीरीज चालू किए थे, उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे 1773, 1781 और 1784 का अधिनियम। ये महत्वपूर्ण इसलिए कि किसी भी एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर हम पॉलिटी भी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में भी संवैधानिक विकास की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम देखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके बारे में कहते हैं कि पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंट्रोल किया, कैसे किया, क्या किया, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं 1773 इस वीडियो में हम देखेंगे 1781 और 1784 के एक्ट को समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि यह रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, इसके पीछे कारण क्या रहा। अगर हम समझें, इस कारण को समझें, सबसे पहला मुद्दा आता है कि हमारा कारण क्या रहा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कि हमें जानने की कोशिश करते हैं कि जिससे हमें रटना ना पड़े। अगर हम देखें, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी और फौजदारी का अधिकार मिल गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। कंपनी ने वहाँ पे द्वैत शासन की शुरुआत कर दी। कहा जाता है कि बंगाल लगभग बर्बाद हो गया, अकाल भी पड़ा 1770 में, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई राहत नहीं मिला। एक तरीके से बंगाल की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक तरफ कहा जाता है कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अमीर हो रहे थे और कंपनी घाटे में जा रही थी। कंपनी जो ब्रिटिश सरकार को पैसा दे रही थी, टैक्स देती थी, वो भी माफ़ करने के लिए अपील करने लगी। और उसके बाद कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार से ऋण की मांग की। जब ब्रिटिश सरकार से ऋण की मांग की बैंक ऑफ इंग्लैंड से, तो जाहिर सी बात है ये विवाद उठने लगा कि कंपनी, ये जांच का विषय भी है कि कंपनी के कर्मचारी पैसे वाले हो रहे हैं, कंपनी घाटे में जा रही है। और इधर कहा जाता है कि जब आपका हैदर अली जब तेज़ी से आगे बढ़ रहा था तो कंपनी के शेयर भी तेज़ी से डाउन हो रहे थे। तो इन सभी परिस्थितियों में एक तरीके से हम कहें तो कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब चल रही थी। कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऋण की गुहार की, बैंक ऑफ इंग्लैंड से मतलब ब्रिटिश सरकार से पैसे की डिमांड की। और इसी संदर्भ में ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपनी को नियंत्रित करने का मौका मिला और पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा नियंत्रित किया गया। वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो मतलब अगर हम कारण में समझें तो कह सकते हैं कि कंपनी की व्यापारिक स्थिति खराब होने के कारण कंपनी ने ऋण की मांग की। और इसी पे दूसरे विषय एक और मुद्दा आया जो कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जो भी आपको पता होगा, हमने बताया था कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को पर्सनली लाभ निजी व्यापार के रूप में हो रहा था। कंपनी के कर्मचारियों को फायदा हो रहा था, मतलब कंपनी के जो कर्मचारी थे वो तेज़ी से पैसे वाले हो रहे थे, इंग्लैंड जा रहे थे। तो वहाँ पर भी लोगों में एक था कि आखिर में ऐसा क्या है कि जो भी आ रहा है वहाँ से पैसा लेके आ रहा है। ये भी एक जाँच का विषय था। और जब कंपनी ने सरकार से पैसे की मांग की तो ये मौका मिला कि क्यों न कंपनी को रेगुलेट किया जाए। तो पहली बार इन्हीं मुद्दों पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसको कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके थ्रू नियंत्रित करने की कोशिश की और नियंत्रित किया। क्लियर? अब देखिए, अगर हम देखें तो कंपनी ने जब ये मांगा तो उसको दो चीज़ कहा गया कि 4% ब्याज पे 14 लाख पाउंड उसको प्रोवाइड कराया गया, और दूसरा कंपनी को नियंत्रित किया गया। इसके थ्रू कंपनी को नियंत्रित करने की कोशिश की गई और नियंत्रित करने के लिए आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहला
तो कंपनी को ऋण प्रोवाइड करा दिया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऋण देने की सहमति दे दी। लेकिन दूसरा ये कहा गया कि कंपनी को नियंत्रित किया जाएगा, और नियंत्रण करने के लिए कंपनी के हर जगह पे परिवर्तन किया गया। अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में कंपनी में क्या परिवर्तन आया, याद रखिएगा इंग्लैंड में क्या परिवर्तन आया। सबसे पहला मुद्दा आता है कि इंग्लैंड में क्या परिवर्तन आया। इंग्लैंड में अगर हम बात करें तो क्या परिवर्तन आया। सबसे पहला परिवर्तन ये आया इंग्लैंड में कि जो कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी, स्वामियों के जो अधिकरण होते थे उनमें वोट देने का अधिकार उसी को दिया गया जो 1 वर्ष पूर्व कम से कम कंपनी के 1000 पाउंड का शेयर धारक हो। मतलब कम से कम 1 वर्ष पूर्व जो 1000 पाउंड का शेयर धारक होगा उसी को वोट देने का अधिकार दिया गया। पहला पॉइंट एक किया गया। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या को निश्चित किया गया, वो 24 कर दिया गया। इनके कार्यकाल को 4 वर्ष कर दिया गया, और प्रत्येक वर्ष 25% लोग रिटायर होंगे, अवकाश प्राप्त करेंगे, ये कर दिया गया। मतलब डायरेक्टरों की संख्या को नियंत्रित कर दिया गया। डायरेक्टर की संख्या होगी 24, प्रत्येक कह सकते हैं कि प्रत्येक मतलब कि क्या कहते हैं कि 4 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होगा, और प्रत्येक वर्ष 25% डायरेक्टर क्या होंगे, रिटायर होंगे, अवकाश प्राप्त करेंगे, ये मुद्दा कहा गया। दूसरा पॉइंट ये रहा। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि कंपनी अपने सभी मामलों को, जितने भी उसके सैनिक मामले हैं, वो सरकार के सामने रखेगी और उसके बाद कोई निर्णय लेगी। मतलब हर मामले को सरकार के सामने रखा जाएगा, सरकार देख सकती है भी तो उसके मामले क्या हो रहा है, क्या कंट्रोल करने की, ये कहा गया। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी भी मामले को जान सकती है। तो इंग्लैंड में 3 चीज़ें आई, परिवर्तन हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहले इंग्लैंड में कंपनी के संविधान में परिवर्तन किया गया कि कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटरशिप में वही वोट देगा या स्वामियों के अधिकरण में जो 1000 पाउंड का शेयरधारक रहा हो 1 वर्ष पूर्व। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या को सीमित कर दिया गया, वो कर दिया गया 24, और इनके कार्यकाल को, टाइम पीरियड को कर दिया गया 4 वर्ष। अब प्रत्येक साल 25% लोग क्या होंगे, अवकाश प्राप्त करेंगे, और कंपनी के सभी मामलों को पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। वित्तीय मामले जो भी होंगे, सैनिक मामले, उसको उनके सामने रखा जाएगा। ये था इंग्लैंड में परिवर्तन। अब देखिए भारत में क्या परिवर्तन हुआ। भारत में सबसे पहला परिवर्तन हुआ कि भारत में प्रशासन करने के लिए बंगाल में कंपनी में एक गवर्नर होगा, एक गवर्नर और 4 मेंबर होंगे, 4 सदस्य होंगे, जिनको मिलके प्रशासन किया जाएगा। मतलब गवर्नर जनरल और उसकी 4 मेंबर काउंसिल होगी, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा, और जो निर्णय होगा वो होगा बहुमत से। मतलब 5 मेंबर हैं तो 3+2 जो भी निर्णय होगा बहुमत से होगा। इसी समय मानसन थे, क्लेवरिंग थे, फिलिप फ्रांसिस थे, वारन, और याद रखिएगा 1773 के तहत गवर्नर बनने वाला था वारन हेस्टिंगस। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला गवर्नर जो बन के आया वो था वारन हेस्टिंगस। कहा जाता है कि वारन हेस्टिंगस, उसकी 4 मेंबर काउंसिल होती थी, जो भी निर्णय होगा बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। और कहा जाता है कि इसका वारन हेस्टिंगस के सामने बहुत बड़ी चुनौती आई थी, क्योंकि फिलिप फ्रांसिस उस समय एक बहुत बड़ा विरोधी था इनका, और कई मामलों पे दोनों में मतभेद देखने को दिखाई देता है, जो हमने वारन हेस्टिंगस के वीडियो में इसको बताया था। तो पहला याद रखिएगा, गवर्नर होगा और 4 मेंबर काउंसिल होगी। ये कहा गया निर्णय जो भी होंगे बहुमत से लिए जाएंगे। दूसरा, इसमें कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और उसके 3 मेंबर होंगे। जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट होगा जो न्यायिक मामलों को देखेगा, जो निर्णय करेगा। तो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई। इली जिम्पे इसका मुख्य न्यायाधीश बना। 4 सदस्यीय समिति होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज इली जिम्पे बना, और ये न्यायिक मामले को देखेंगे। तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल होगी, सुप्रीम कोर्ट होगा। इसके बाद निजी व्यापार, उपहार, ये सब ईमानदार प्रशासन देने की कोशिश की गई, इसको प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब ईमानदार कर सकते हैं। अगर हम दूसरा पॉइंट करें, अगर लिखें तो एक इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रोविजन किया गया, सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया।
तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ईमानदार शासन की बात की गई, निजी व्यापार, उपहार, इस सब पे प्रतिबंध लगाने की बात की गई, ईमानदार शासन की अवधारणा लाई गई, उपहार, निजी व्यापार, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसके बाद चौथा पॉइंट याद रखिएगा, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट के जज, काउंसिल के सदस्य, सभी के पेमेंट को निश्चित कर दिया गया, तनख्वाह को निश्चित कर दिया गया। ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब कहते हैं कि पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने की कोशिश की और ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित किया। अगर हम पूरे मामले को एक शब्दों में कहें तो इंग्लैंड में कंपनी के संविधान में परिवर्तन किया गया। इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ जो कह सकते हैं कि स्वामियों के अधिकरण थे, उनमें कौन चुनाव में भाग लेगा उसकी क्राइटेरिया को निश्चित किया गया कि वही व्यक्ति जो 1000 पाउंड का शेयर धारक रहा हो 1 वर्ष पर, वो भाग लेगा। डायरेक्टरों की संख्या को 24 कर दी गई, इनके कार्यकाल को 4 वर्ष के लिए कर दिया गया। प्रत्येक वर्ष 25% लोग क्या होंगे, अवकाश प्राप्त करेंगे और सभी मामलों की जाँच की जा सकती है सरकार के द्वारा, वहाँ पर उनके सामने रखा जाएगा। इसके बाद भारत में जो परिवर्तन किया गया, गवर्नर जनरल और उसकी 4 मेंबर काउंसिल बनाई गई। निर्णय जो भी लिए जाएंगे बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। इली जिनपे इसका मुख्य न्यायाधीश बना। 3 मेंबर और मतलब 4 मेंबर, एक सुप्रीम कोर्ट का जज और 3 सदस्य और हुआ करते थे। इसके बाद किसी भी प्रकार के निजी व्यापार, उपहार, इन चीज़ों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब एक प्रकार के ईमानदार शासन की अवधारणा लाने की कोशिश की गई। और इसके बाद गवर्नर जनरल जिसका पेमेंट 25,000 पाउंड कर दिया गया, सबके मतलब पेमेंट को निश्चित कर दिया गया। ये था प्रोविज़न। अगर हम इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो कहा जाता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक हवा में तीर चलाने के समान था। ये कैसे था कि सबसे पहली बात की, गवर्नर जनरल अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकता, उसके ऊपर एक 4 मेंबर काउंसिल का वो लगा दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि एक अवरोध और संतुलन बना रहेगा, तानाशाह नहीं बन सकता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का गठन तो किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गठन में समस्या ये थी कि कौन सा कानून लागू होगा ये निश्चित नहीं किया गया। पहले से जो न्यायालय बने हुए थे उनमें कौन सा कानून लागू होगा और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा कानून लागू होगा, इस चीज़ को स्पष्ट नहीं किया गया। ये भी एक विवाद का मुद्दा बना रहा। जो अधिकारी होंगे वो जो कार्य करेंगे, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में उसके प्रति, उनके प्रति क्या होगा, वो जिम्मेदार होंगे या नहीं होंगे, इनको लेके एक अवरोध बना रहा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आप क्राइटेरिया को क्या अधिकार होगा उसको स्पष्ट नहीं किया गया। गवर्नर जनरल के पूरे अधिकार को स्पष्ट नहीं किया गया। काउंसिल लगा दिया गया कि कोई भी निर्णय होगा बहुमत से होगा। और इस प्रकार एक तरीके से कहा जाता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अवरोध और संतुलन की नीति पर आधारित था। अवरोध और संतुलन की नीति पर आधारित था। अवरोध और संतुलन का मतलब कि अभी भी अगर हम देखें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को अभी बहुत ज़्यादा भारत के बारे में नॉलेज नहीं था, तो वो ये भी नहीं चाहते थे कि कोई इतना अधिकार दे दो कि कोई तानाशाह बन जाए या सत्ता का केंद्र बन जाए। तो वो पावर अपने पास रखते हुए धीरे धीरे पावर को ट्रांसफ़र करना चाहते थे। और इसी संदर्भ में उन्होंने गवर्नर जनरल तो बनाया लेकिन उसे पूर्ण पावर नहीं दिया। 4 मेंबर काउंसिल लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट तो बनाया लेकिन उसके अधिकार को स्पष्ट नहीं किया। और जैसे जैसे फीडबैक आता गया वैसे वैसे धीरे धीरे सुधार करते रहे। और ये सुधार आपको 1781 में, 1784 में और आगे धीरे धीरे दिखाई देगा। तो कहते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अगर एक टिप्पणी आती है कि हवा में तीर चलाने के समान था, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी भारत में कोई जानकारी नहीं थी। एक तरीके से एक कानून बना के, एक नियम बना के देखा गया कि आगे क्या होता है और उसी के आधार पर धीरे धीरे कह सकते हैं कि सुधार करने की कोशिश की गई, जो 1781 और 1784 के पीटीडी एक्ट में दिखाई देता है। अगला हम देखते हैं, अगर 1781 का विशेष अधिनियम देखें तो इसमें कुछ नहीं किया गया, इसी की कमी को दूर करने की कोशिश की गई। मतलब ये कहा गया कि जो अधिकारी होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो उनके सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से उनको बाहर कर दिया गया। वो अपने कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। पहला तो उनको फ्री किया गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के आधार कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया गया और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में
व्यक्ति का निजी कानून लागू होगा। जो भी निजी कानून कह सकते हैं कि निजी विधि जो होगी उसके निजी जो कानून लागू होना चाहिए वो लागू होगा। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को स्पष्ट करने की कोशिश की गई। दूसरा, जो अधिकार क्षेत्र मतलब अधिकारी जो होंगे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई उनके खिलाफ होगी या नहीं होगी, तो शासकीय कार्यों को इनसे फ्री किया गया, सुप्रीम कोर्ट की अधीनता से फ्री करने की कोशिश की गई। ये किया गया 1781 के एक्ट में। 1784 का जो अधिनियम आया पीट इंडिया एक्ट, कहते हैं कि पीट इंडिया एक्ट में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, एक चीज पॉइंट याद रखिएगा जो प्रीलिम्स में पूछता है कि लॉर्ड नाथ और फॉक्स की सरकार पीट इंडिया एक्ट को लाने के दौरान ही गिर गई थी। मतलब पहला और आखिरी मामला था जब किसी भारतीय मामले पे ब्रिटेन की सरकार गिर गई थी। मतलब लॉर्ड नाथ और फॉक्स की सरकार गिर गई थी 1784 के पीट इंडिया एक्ट के लाने के दौरान। मतलब पहला और आखिरी मामला था कि किसी मुद्दे पे भारतीय मामले पे ब्रिटेन की सरकार गिर गई हो। जो इसमें 1784 का जो पीट इंडिया एक्ट आया दोस्तों, इसमें क्या किया गया कि सबसे पहला मुद्दा आता है कि इंग्लैंड से भारत पर नियंत्रण करने के लिए द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। द्वैध शासन की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, मतलब द्वैध शासन का मतलब क्या किया गया कि अभी तक कौन होता था, इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी स्थापित कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा, सभी प्रकार के असैनिक मामले, व्यापारिक मामलों को छोड़ के हर मामला बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने आएगा, उसी के थ्रू भारत में आदेश दिया जाएगा। मतलब दो लोगों का शासन चालू हो गया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही थे, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी हो गया और सब कुछ मामले, मतलब एक तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्रत्यक्ष रूप से, भारत राष्ट्र सचिव होता था, इसमें चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था, 3 मेंबर और होते थे। तो एक तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश सरकार का भारत पे नियंत्रण स्थापित हो गया और ये बना रहा 1858 तक बना रहा। मतलब 1857 के विद्रोह तक लगातार प्रशासन इसी के द्वारा किया जाता था। मतलब जो कुछ भी हो रहा वो कहीं न कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट की सहमति है। इसीलिए कहा जाता है कि जब अवध का विलय डलहौजी ने किया तो अवध में अगर कुशासन था तो उसके जिम्मेदार ये लोग भी थे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था इनकी सहमति से ही हो रहा था और ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक तरीके से अप्रत्यक्ष नियंत्रण भारत पर स्थापित हो गया। इसी को कहा जाता है कि किस अधिनियम के तहत इंग्लैंड के द्वारा भारत पर शासन के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई, तो वो कहा जाता है 1784 का पीट इंडिया एक्ट। और यहीं पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, जो सभी प्रकार के व्यापारिक मामलों को छोड़ के अन्य सभी मामलों पे जो भी यहाँ से निर्णय जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू ही जाएगा। एक तरीके से भारत पर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा इसमें परिवर्तन हुआ, इसमें देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि गवर्नर जनरल, चूंकि वारेन हेस्टिंग्स के सामने सबसे बड़ा विवाद दे रहा था, काउंसिल से लगातार विवाद चल रहा था, निर्णय लेने में दिक्कत होती थी। तो मैंने अभी ही कहा था कि जो 1773 की कमजोरियां थी उसको दूर करने की कोशिश की गई और यहाँ पे काउंसिल में 1 मेंबर कम कर दिया गया, 4 से 3 कर दिया गया। लेकिन अभी भी निर्णय बहुमत से ही लेना था, इस कमी को दूर किया जाता है कार्नवालिस के लिए 1786 में कि वो चाहे तो अपने काउंसिल के निर्णय को न मानते हुए भी निर्णय ले ले, और 1793 के एक्ट में सभी गवर्नर को दे दिया गया है। तो जो पीट इंडिया एक्ट था, पीट इंडिया एक्ट में 2 चीज़ें बताई गई। एक तो गवर्नर जनरल के काउंसिल में 1 सदस्य को कम किया गया और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जो भारतीय मामलों पे इंग्लैंड से शासन करने के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई और ये बना रहा 1858 के अधिनियम तक। ये भारतीय प्रशासन पे नियंत्रण करने का आधार देता है 1784 का पीट इंडिया एक्ट। ये रहा हमारा 1773 से लेके 1773, 1781 और 1784 का पीट इंडिया एक्ट। यहाँ से याद रखिएगा, एक आध क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बेस देता है कि कैसे कंपनी ने धीरे धीरे भारतीय मामलों पे नियंत्रण करने की कोशिश की और क्या था। अगले वीडियो में हम देखेंगे 1793, 1813 और 1833 और क्या कहते हैं एक्ट को देखेंगे, कैसे क्या हुआ, क्या इन मुद्दे को समझेंगे। तब तक के लिए